Good morning, students. Today we will revise chapter 2 from our history textbook, New Kings and Kingdoms. In this chapter, we will read about dynasties, the emergence of new dynasties. कौन सी डायनेस्टीज यहाँ पर आई हैं और कहाँ से आई हैं ये डायनेस्टीज. In this map, we may see there are three dynasties, three major dynasties. One, Chahmanas, second, Palas, and third is Rashtrakutas. Our first topic is the emergence of new dynasties. जो नई डायनेस्टीज आ रही हैं वो कहाँ से और कब आई हैं. By the 7th century, there were big landlords or various chiefs in different regions of the subcontinent. तो 7th century तक यहाँ पर काफ़ी बड़े बिग लैंडलॉर्ड्स रहे हैं, वॉरियर चीफ्स रहे हैं जो किंग्स की हेल्प करते थे और किंग्स इन्हें क्या नाम देते थे, सामंताज. दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स. तो ये सामंत अपने किंग्स को प्रेजेंट देते थे, गिफ्ट देते थे और एंड प्रोवाइड देम मिलिट्री सपोर्ट देते हैं. एज सामंताज गेन पावर एंड वेल्थ, और धीरे धीरे इनके पास पैसा इकट्ठा होना शुरू हुआ. एंड दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ टू बी महासामंत और महामंडलेश्वर, और बाद में इन्होंने अपने आप को महासामंत और महामंडेश्वर कहना शुरू कर दिया. इट मीन्स द ग्रेट लॉर्ड ऑफ ए सर्कल और रीजन, एक क्षेत्र का मालिक. तो इस चीज़ का एक एग्जाम्पल कहाँ मिलता है हमें, राष्ट्रकूटस इन द डेक्कन. इनिशियली दे वर सबॉर्डिनेट टू द चालुक्याज ऑफ कर्नाटका. तो शुरू में तो ये क्या थे, चालुक्याज के सबॉर्डिनेट थे. बट इन द मिड 8th century, दंती दुर्गा, ए राष्ट्रकूट चीफ, ओवरथ्रू हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड एंड परफॉर्म्ड ए रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भ. तो इसने क्या किया, राष्ट्रकूट के चीफ जो थे, चालुक्य की जो साम्राज्य था उनकी अधीनता हटा दी और इसने क्या किया, एक यज्ञ किया, एक रिचुअल परफॉर्म किया, हिरण्यगर्भ जैसा नाम दिया गया, और इसके हिसाब से ये एक रीबर्थ था. इट वॉज थॉट टू लीड द रीबर्थ ऑफ द सेक्रीफाइसर एज ए क्षत्रिय इवन इफ ही वॉज नॉट ओनली बाय बर्थ. शुरुआत में क्षत्रिय नहीं थे जन्म से, और इसके बाद वो क्षत्रिय हो जाएंगे. स्टूडेंट्स, द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स in this lines, Hiranyagarbha. What is Hiranyagarbha? Please underline this or note in your notebook. And from this paragraph, the main word was who was Mahamandeshwar or Mahasamant. Please note it carefully. कुछ और एंटरप्राइजिंग फैमिलीज़ भी यहाँ पर आई. मिलिट्री स्किल्स उन्होंने यूज़ किया अपनी किंगडम के लिए. इसका इंस्टेंस क्या है, एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, कादम्ब म्यूराश्रवन एंड द गुर्जरा प्रतिहारा हरिचंद्र. ये दो किंग्स जो थे, वैसे तो ये कौन थे, ब्राह्मण थे, एंड हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशन एंड टुक टू आर्म्स. लेकिन इन्होंने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया ब्राह्मण का, और क्या किया, इन्होंने आर्म्स उठा लिए, हथियार उठा लिए, और अपने किंगडम्स जो हैं एस्टेब्लिश किए. कहाँ पर, कर्नाटका में और राजस्थान में. नेक्स्ट हेडिंग इज एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स. इन किंगडम्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चला रहे थे लोग. दिस इज इम्पोर्टेंट part of this chapter. Many of these new kings adopted high sounding titles such as Maharaja Adhiraja, त्रिभुवन चक्रवर्ती. तो इन्होंने अपने लिए नए जो है पोस्ट बना ली, एक नए नाम अपने को देने शुरू कर दिए, एक पदवी जिसे कहते हैं हम. तो ये क्या कहलाते थे अपने आप को, महाराजा अधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती सम्राट. इस तरह की वर्डिंग्स ये अपने लिए यूज करवा रहे हैं. इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स, दे ऑफन शेयर्ड पावर विद देयर सामंताज as well as with association of peasant traders and brahmanas.
तो वैसे तो ये दावा करते थे अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने का, पावरफुल दिखाने का, लेकिन ये चलते कैसे थे? सामंताज की हेल्प्स के साथ। इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स रिसोर्सेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, peasants, cattle keepers, artisans who were often pursued or compelled to surrender part of what they produce। तो जहाँ पर भी ये लोग अटैक करते, वहाँ का सारा जो भी हिस्सा होता था, सारी चीज़ें जो होती थी, वो सब इनके कब्ज़े में आ जाती थी। रेवेन्यू भी कलेक्ट किया जाता था यहाँ पर ट्रेडर्स से। अब टैक्सेस होते कैसे थे? देयर वर 400 टैक्सेस, 400 के करीब जो हैं ये लोग टैक्सेस लेते थे। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोलास हु रूल्ड इन तमिलनाडु रेफर टू मोर देन 400 टर्म्स, डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली मैंशन टैक्सेस विति, टेकन नॉट इन कैश बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर एंड कदमाई और लैंड रिवेन्यू। तो इनसे काम करवा करके या लैंड रिवेन्यूज के रूप में जो टैक्स लिया जाता था। These resources were used to finance the king's establishment। जो टैक्सेस से पैसा इकट्ठा होता है वो कहाँ लगाते हैं? किंग्स की एस्टेब्लिशमेंट में, एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। तो ज़्यादातर हिस्सा ये कहाँ लगाते थे? टेम्पल्स बनाने में और फोर्ट्स बनाने में। दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर्स, in turn expected to lead the acquisition of wealth in the form of plunder and access to land as well as trade routes। और वॉर्स के अंदर वो पैसा लगाया जाता है ताकि अपना शासन जो है बढ़ाया जा सके, अपने आप को अच्छा बनाया जा सके और ट्रेड रूट्स बनाए जा सके, अपने लैंड ज़्यादा हो हमारे पास। द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू। अब जिन लोगों की ड्यूटीज़ लगाई जाती थी रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, वो लोग कौन होते थे? इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज, पोजीशन वर ऑफन हेरिडेटरी। तो ये लोग होते थे इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज से, जो जाने माने लोग होते थे वहाँ के, और उन्हीं के बाप दादा बेटे, उन्हीं को वो जिम्मेवारी जो है दी जाती थी। तो एक तरह से हेरिडिटरी बेस्ड था ये प्रोफेशन। दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल। इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हेल्ड दीज पोजिशंस। आर्मी में भी ऐसा होता था, वहाँ पे भी ऐसे ही पोस्ट दी जाती थी, और ज़्यादातर किंग के क्लोज रिलेटिव्स जो होते हैं उन्हें ये पोजीशंस मिलती हैं। नेक्स्ट इज प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्ति क्या होती थी कि एक राजा अपने लिए जो लिखवाता था, या राजा की बढ़ाई के लिए जो लोग लिखते थे, लेख लिखते थे, आर्टिकल्स लिखते थे, तो उन्हें नाम दिया जाता है प्रशस्ति। ज़्यादातर लोग ये लिखते थे राजा से गिफ्ट लेने के लिए कि राजा हमें बदले में कुछ रिवार्ड देगा। प्रशस्तिस कंटेन डिटेल्स दैट में नॉट बी लिटरली ट्रू। तो जो इसके अंदर लिखा गया वो कोई पूरा का पूरा सच नहीं है, लेकिन सिर्फ हमें बताया क्या जाता है। रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्फ एज वैलियंट विक्टोरियस वॉरियर्स, कि वो कितने शक्तिशाली हैं, पावरफुल हैं। दीज वर कंपोज्ड बाय लर्न्ड ब्राह्मण्स हु ओकेजनली हेल्प्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ब्राह्मण्स लिखते थे और एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प भी करते हैं वो लोग कभी कभार। द अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्ट। तो ऐसी ही प्रशस्ति जो है नागभट्ट की लिखी हुई हैं, नागभट्ट के बारे में लिखी गई हैं। वन प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश डिस्क्राइब द एक्सप्लॉइट्स ऑफ द नागभट्ट प्रतिहार किंग। अब उसने जो भी डीड्स की, जो भी उसके अच्छी फंक्शनिंग जो थी, वो सारी इसके अंदर लिखी गई है ताकि ये दिखा सकें कि नागभट्ट कितना अच्छा रहा है, उसका पीरियड कितना अच्छा रहा है। तो उसकी विक्ट्रीज यहाँ पे दिखाई गई हैं, कहाँ कहाँ पे उसने विक्ट्रीज की, किन किन किंग्स को उसने डिफीट किया, वो सब इसमें है। अब ब्राह्मण्स लिखते थे प्रशस्तिज, तो किंग्स क्या करते थे? ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट ऑफ लैंड, तो बदले में वो इनको ज़मीन देते थे। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स, तो इन्हें नाम दिया जाता था कॉपर प्लेट्स, ताम्रपत्र भी कहा जाता था। तो ये उनको दिए जाते थे लैंड जिसके ऊपर ये लिखा गया। दीज आर कॉपर प्लेट्स।
तो इनको जो लैंड दी जाती थी उसमें होता क्या क्या था, पार्ट ऑफ तमिल सेक्शन ऑफ ए लैंड ग्रांटेड बाय द चोलास, वी हैव डिमार्केटेड द बाउंड्रीज ऑफ द लैंड बाय मेकिंग अर्दन एम्बैंकमेंट्स। तो इसमें फ्रूट बेरिंग ट्रीज, वाटर लैंड, गार्डन्स, ऑर्चर्ड्स, ट्रीज, वेल्स, ओपन स्पेसेस, विलेज, एंथिल्स, प्लेटफॉर्म्स, कैनाल्स, ये सारी इसमें होती थी। ही कैन बिल्ड लार्ज रूम्स, upper stories made of baked bricks. He can get large and small wells dug. ये सारी चीज़ें वो कर सकता है वहाँ पे। He can get canals constructed for irrigation. इरिगेशन के लिए कैनल्स बनवा सकता है वो। तो यहाँ पे एक ऑथर रहे हैं कल्हाना। कल्हाना ने क्या किया था, संस्कृत के अंदर पोएम्स लिखी थी कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ किंग्स हु रूल्ड ओवर कश्मीर। कश्मीर के ऊपर जिन लोगों ने शासन किया, जो किंग्स रहे वहाँ पे हिस्ट्री के अंदर वहाँ की, तो उनके बारे में इसने लिखा 12th सेंचुरी के अंदर। कब लिखी थी ये, 12th सेंचुरी। ए लॉन्ग संस्कृत पोएम कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ किंग्स एंड हु रोट इट, कल्हाना। कल्हाना ने लिखी थी। और उसने इसमें लिखा क्या था, वैरायटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग inscriptions, documents, आई विटनेस अकाउंट्स एंड अर्लियर हिस्ट्रीज। तो जहाँ से इसे जो भी नॉलेज मिल पाई, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, आई विटनेस अकाउंट्स जो रहे हैं, और अर्लियर हिस्ट्रीज, पीछे की हिस्ट्रीज में क्या उसने पढ़ा, वो सब इसने अपनी पोएम के अंदर लिखा। टू राइट हिज अकाउंट, द राइटर ऑफ प्रशस्तीज, ही वॉज ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। थोड़ा सा फ़र्क था यहाँ पे, प्रशस्ति तो लिखी जाती थी प्रेज के अंदर, लेकिन इन के अंदर यहाँ पर क्रिटिसाइज भी कई बार किया जाता है किसी किंग की पॉलिसी को। नेक्स्ट इज वारफेयर फॉर वेल्थ। अब यहाँ पे जितनी भी वार्स हो रही थी वो सब क्या थी, पैसे की लड़ाई एक तरह से, या नाम की लड़ाई, कि मैं उससे ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहिए। यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टीज वाज बेस्ड इन ए स्पेसिफिक रीजन। तो ये सारी डायनेस्टीज क्या थी, एक रीजन के अंदर थी, एक रीन के अंदर थी। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज, और उसी टाइम ये दूसरे रीन के अंदर जो है उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश भी कर रहे थे। तो जहाँ पर ये कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं वो मेन एरिया क्या था, द सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली। यहाँ पे एक मेन क्वेश्चन जो है आपका राइज होता है, ट्रिपेटाइट स्ट्रगल क्या होता है ये। अब यहाँ पर 3 पार्टीज जो हैं, 3 पार्टीज जो हैं स्ट्रगल में हैं, इस वजह से इसे नाम दिया गया है ट्रिपेटाइट स्ट्रगल। और वो ये कौन कौन सी पार्टीज थी, गुर्जारा प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टीज फोर्ट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। तो तीनों ही अब कन्नौज के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। दे डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स। तो जितने भी रूलर्स होते थे वो कोशिश करते थे अपनी पावर को दिखाने का अपने रिसोर्सेज के साथ, कि वो बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाते हैं, बड़े बड़े फोर्ट्स बनवाते थे अपने लिए। When they attack one another's kingdom, they often choose to target temples. और जब ये किसी और के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, अटैक करते हैं, तो सबसे पहला इनका टारगेट क्या होता था, टेम्पल्स, जहाँ से इनको पैसा मिल सके। तो इसी वजह से इसको नाम दिया गया था वारफेयर फॉर वेल्थ, पैसे की लड़ाई या नाम की लड़ाई एक तरह से। तो इसी तरह का एक एग्जाम्पल है हमारे पास, वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर्स इन सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, अफ़गानिस्तान। कौन था ये, महमूद ऑफ गजनी। कहाँ का था रूलर, था ये अफ़गानिस्तान का रूलर था। ही रूल्ड फ्रॉम 1997 टू 1030 एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया। देयर इज़ एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैराग्राफ, हु वाज महमूद, सुल्तान महमूद कौन था, सुल्तान महमूद कौन था, गजनी का रूलर था ये अफ़गानिस्तान से। और कब से कब तक उसने रूल किया, 1997 टू
1030 तक। ईरान एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, सेंट्रल एशिया, ईरान और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर इसने जो है कंट्रोल कर लिया। ही रेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर। हिज टारगेट्स वर वेल्दी टेम्पल्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ गुजरात। तो हर साल ये क्या करता था, टेम्पल्स के ऊपर अटैक करता। जितने भी पैसे वाले जो टेम्पल्स थे जहाँ पर चंदा वगैरह ज़्यादा आता है, डोनेशन ज़्यादा आती हैं, तो उनमें सोमनाथ टेम्पल जो है वो भी एक फेमस टेम्पल रहा है जिसको इसने कई बार लूटा। मच ऑफ द वेल्थ महमूद कैरिड अवे वाज यूज टू क्रिएट ए स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी एट गजनी। और जो यहाँ का लूटा हुआ पैसा जो है वो सारा कहाँ लगाता था, अपने लिए उसने एक सिटी बनाई किंगडम ऑफ गजनी के नाम से, जो कैपिटल सिटी थी इसकी, तो वहाँ पर सारा पैसा जो है ये लगाता था। अब इसे एक चीज़ में और इंटरेस्ट है कि इसकी जो एक्ट्स थे उसके बारे में वो लिखवाना चाहता है। जैसे प्रशस्ति इसके अंदर लिखा जाता था, तो वैसे ही इसने एक एक्ट्स लिखवाने की कोशिश करी अल बिरूनी से, अकाउंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, कि कितनी जगह पर उसने अटैक्स किए, कहाँ कहाँ उसको विक्ट्रीज मिली हैं, वो सब उसने लिखवाया। और इस बुक को नाम क्या दिया गया, किताब उल हिंद। He consulted Sanskrit scholars to prepare this account. Other kings who engaged in warfare include the Chahmanas. तो और दूसरे रूलर्स जो हैं, किंग्स जो हैं, जो यहाँ पे आ रहे थे अब सामने, वो कौन थे, चाहमानास, जिन्हें चौहान भी कहा जाता है, लेटर नोन एज द चौहान्स। और सबसे इम्पोर्टेंट नाम जो यहाँ पर आता है इसमें, वो कौन है, पृथ्वीराज थर्ड जो थे यहाँ पे। They attempt to expand their control to the west and the east. तो वेस्ट और ईस्ट में इन्होंने अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश करी। They were opposed by the Chalukyas of Gujarat and the गढ़वालाज ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। लेकिन इन दोनों को वहाँ पे अपोज भी मिला, इनका विरोध भी हुआ वहाँ पर। एंड द बेस्ट नोन चाहमना रूलर वाज पृथ्वीराज थर्ड, who defeated an Afghan ruler named सुल्तान मोहम्मद गोरी in 1191। तो 1191 में तो इसने सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया और अगले ही साल 92 में खुद उसके हाथों हारा। तो आज के पार्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ी, कौन कौन सी मेजर डायनेस्टीज थी यहाँ पर, चाहमानाज, राष्ट्रकूटाज एंड पालाज और चोल्स। सामंत कौन थे, सामंत जिनको ड्यूटीज़ दी गई थी और इन्होंने अपने आप को क्या नाम, नया नाम दिया था, महासामंत, और महामंडेश्वर भी इन्हीं को नाम दिया गया था, सामंत को। हिरण्यगर्भा क्या था, एक रिचुअल एक्टिविटी थी, और किसने की थी ये, दंती दुर्गा, ए राष्ट्रकूट चीफ, जिसने चालुक्य जो थे उनकी सत्ता को ठुकरा दिया था। टैक्सेस कलेक्ट करने की जिम्मेवारी किसे दी गई थी, इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज जो थी, एक तरह से हेरिडिटरी बेस थे, जो राजा के काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते थे या जो पहले से ही इस प्रोफेशन में लगे हुए हैं, बाप के बाद उसका बेटा उस काम को संभाल रहा था। प्रशस्तिस क्या थी, प्रशस्तिस लिखी जाती थी एक किंग की सक्सेशंस के ऊपर, उसकी प्रेज के अंदर लिखी जाती थी। और किस पर लिखते थे ये, कॉपर प्लेट्स के ऊपर लिखते थे। कॉपर प्लेट्स के ऊपर प्रशस्तिस लिखी जाती थी राजा की प्रेज के लिए, और प्रशस्तिस के बदले में राजा उनको क्या देता था, ब्राह्मण्स को लैंड का पार्ट देता था, क्योंकि वो उन्होंने उसकी प्रेज में लिखा है तो उसको बदले में लैंड दे दी जाती थी।
तो धीरे धीरे सामंत जो थे उन्होंने अपनी नई डायनेस्टीज बनानी शुरू कर दी थी। अब नई डायनेस्टीज जितनी भी आ रही थी वो सब क्या थी, वेल्थ के ऊपर, पैसे की लड़ाई वो कर रही हैं, एक तरह से नाम की लड़ाई, कि एक के बाद एक नई डायनेस्टीज आ रही हैं और वो अपना नाम बनाना चाहती हैं। तो ऐसी एक नाम हमारे सामने आया था, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान का रूलर था ये। 1997 से 1030 तक इसने रूल किया और काफ़ी सारे एरियाज़ जो है इसने अपने अटैक किए और कब्ज़े में लिए। और सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात के अंदर, वहाँ पर भी इसने अटैक किया, लूटा वहाँ पर भी। सुल्तान महमूद entrusted a scholar named Al-Biruni to write an account of the subcontinent. The Arabic word किताब अल हिंद, जिसमें उसने सारा लिखवाया अपने बारे में। और एक किंग जो है जिसने सबसे ज़्यादा टक्कर दी इसे, वो कौन था, पृथ्वीराज थर्ड। 1191 के अंदर मोहम्मद गोरी को इसने हराया और 1192 में वो खुद इसके हाथों हारा। Okay students, rest of the part we will revise tomorrow. Read the lesson carefully and prepare for your exams. Thank you.